हेयर फॉल के बारे में आज हम इस क्लिप में डिस्कस करेंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसके लिए हम क्या तशख़ीस और क्या इलाज कर सकते हैं, घर के अंदर क्या कर सकते हैं और इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमलीन माजिद है और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही अहम मसला है हमारी यंग जनरेशन के अलावा हर उम्र के अफराद का एक बहुत ही अहम मसला है, वो है हेयर फॉल यानी कि बालों का गिरना। हेयर फॉल के बारे में आज हम इस क्लिप में डिस्कस करेंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसके लिए हम क्या तशख़ीस और क्या इलाज कर सकते हैं, घर के अंदर क्या कर सकते हैं और इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हॉस्पिटल्स में। तो हेयर फॉल बेसिकली मर्दाना गंजपन और जनाना गंजपन, इसको हम इस तरह से कैटेगराइज़ करते हैं कि मर्दों में हेयर फॉल की अलग वजूहात होती हैं और औरतों में इसकी अलग वजूहात होती हैं। मर्दों में अमूमन देखा गया है कि जैसे उनकी एज 18 से 19 साल तक को पहुंचती है, यानी कि वो प्यूबर्टी को पहुंचते हैं, तो वहाँ उनके एक ख़ास पैटर्न में हेयर फॉल शुरू हो जाता है जो ज़्यादातर इनके फ्रंट से या पीछे बिल्कुल स्कैल्प से इनके बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। और ये एक इनका फैमिलियल पैटर्न होता है, यानी कि उनके फादर को, उनके अंकल्स को इस तरह का पैटर्न होता है। अब इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है एक हार्मोन है, मर्दाना हार्मोन, जिसको हम DHT या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो हेयर के फॉलिकल को, बालों की जड़ों को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है और वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक इसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। इसके अलावा अब जो फीमेल में अगर देखें तो फीमेल में भी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया आ सकता है, लेकिन फ़ीमेल का हेयर लॉस का पैटर्न मेल से डिफरेंट होता है। मेल में तो हमने देखा कि वो फ्रंट से बाल उनके जाते हैं और यहाँ सेंटर से वर्टेक्स से उनके बाल जाना शुरू हो जाते हैं। फीमेल में एक जनरलाइज्ड यानी कि पूरे सर से कहीं से भी बाल जा सकते हैं, बालों में कमी आ सकती है और उनकी जो मांग होती है, जो मांग वो निकालती हैं, वो मांग थोड़ी चौड़ी होना शुरू हो जाती है। अब फीमेल में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और उसके अलावा और बहुत सारी फीमेल में कुछ कॉजेज़ होती हैं। एक होती है टीलोजन इफ्लूवियम। टीलोजन इफ्लूवियम ये वो हेयर लॉस है जो किसी ख़ास बीमारी के बाद फीमेल्स के अंदर शुरू हो जाता है। अक्सर चाइल्ड बर्थ के बाद फीमेल्स को बालों का गिरना शुरू हो जाता है। जब भी बॉडी किसी स्ट्रेस से, किसी बीमारी से गुजरती है तो बालों का गिरना एक नेचुरल प्रोसेस है। तो पूरी प्रेगनेंसी में बालों का साइकिल स्टॉप हो जाता है। वो लंबे तो होते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। अमूमन 100 बाल गिरना एक नॉर्मल बात है, लेकिन प्रेगनेंसी के पूरे 9 माह ये बाल गिरते नहीं हैं और ये जमा होते रहते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी ओवर होती है, कुछ हार्मोन्स हमारे फ्लक्चुएट करना शुरू करते हैं, तो जब बच्चा 4-5 महीने का होता है, फीमेल शिकायत करती है कि हमारे बाल गिरना शुरू हो गए हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें हम अपने मरीज़ों को तसल्ली देते हैं कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो आपके बाल नहीं गिरे थे 9 महीने, वो अब गिरना शुरू हो गए हैं इकट्ठे सारे। इसको हम टीलोजन इफ्लूवियम कहते हैं। और टीलोजन इफ्लूवियम इसके अलावा भी अगर जिसम में कोई बीमारी गुजरी है, कोई इन्फेक्शन गुजरा है, कोई सीवियर बीमारी गुजरी है, या खुदा न खासा कैंसर के मरीज़ हैं, वो कीमोथेरेपी पे हैं, अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उनमें भी टीलोजन इफ्लूवियम आ सकता है। ये रिवर्सिबल है, टीलोजन इफ्लूवियम ठीक हो सकता है। जैसे ही वो पीरियड स्ट्रेस का गुजरेगा, बाल दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं। फिर तीसरी एक वजह होती है ख़वातीन के अंदर PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ अगर तो बन जाएं तो उसमें ना सिर्फ बाल गिरना शुरू होते हैं, बल्कि चेहरे पे बाल भी आ जाते हैं, जिस्म पे बाल आ जाते हैं। इसके अलावा दाने भी बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर हार्मोन्स का बैलेंस ख़राब हो जाता है, तो इसलिए हमें वो भी सारा कुछ तशख़ीस उसकी करनी होती है कि हार्मोन्स इनके कहाँ से, किस जगह पे बैलेंस इनका ख़राब हो रहा है, ताकि उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। फिर थायराइड की डिजीज़, गिलर या थायराइड की डिजीज़, अगर थायराइड का इनका हार्मोन ज़्यादा काम कर रहा है या थायराइड कम काम कर रहा है, दोनों केसेस में बालों का गिरना एक वजह है उसकी। फिर कुछ बहुत ही जो अहम वजह है जो हमारे लोगों में बहुत देखी गई है, हमारी लड़कियां डाइटिंग करती हैं
और अपनी डाइट पे तवज्जो नहीं देती, जिस वजह से उनमें आयरन की डेफिशिएंसी, जिंक की और कुछ ज़रूरी विटामिन्स की, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी आ जाती है। जब ये कमी आती है तो बालों का गिरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि केमिकल्स हैं। हमारी लड़कियां क्या करती हैं कि वो हर तरह के सैलून्स में जाके तरह तरह की ट्रीटमेंट्स कराती हैं। बालों को ब्लो ड्राई कराना, बालों को रोज़ाना स्ट्रेट करना, फिर इसके अलावा बालों में हेयर डाइज़ लगाना और उनको केराटिन करना और ये रीबॉन्डिंग करना, ये सारी ट्रीटमेंट जो सैलून्स पे हो रही होती हैं, तो इनमें बहुत ही तेज़ केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे बाल ना सिर्फ रफ़ और ड्राई हो जाते हैं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उनका हेयर फॉल शुरू हो जाता है। फिर इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जिस्म के अंदर, कुछ बीमारियां जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, जैसे कि SLE है या सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, ये डिजीज़ होती हैं, वो भी बाल गिरने की वजह बन सकती है। अब बाल जो हैं, बालों का गिरना, उसको हम क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं स्कारिंग एलोपेशिया, एक नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग एलोपेशिया की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो एलोपेशिया है, यानी वो बाल गिरना जिनकी जड़ बिल्कुल जल गई है, ख़त्म हो गई है। इस केस में बालों का उगना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे नॉन स्कारिंग एलोपेशिया की। जो मैंने आपको वजूहात बताई हैं वो नॉन स्कारिंग एलोपेशिया की है। इसमें बालों की जड़ जलती नहीं है और इसमें बाल दोबारा उगने के चांसेस होते हैं, अगर तो हम उस बीमारी को जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं उसको ट्रीट करें। इसकी तशख़ीस के लिए वही होगा कि हम कंप्लीट एक तो हिस्ट्री लेंगे मरीज़ से, फिर उसके मुआयना करेंगे और उसकी तशख़ीस के लिए कुछ हम टेस्ट एडवाइस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो वजूहात बताई हैं, हर वजह के लिए अपने अलग अलग टेस्ट होते हैं। एक दफ़ा हमें इसकी वजह मालूम हो जाए तो फिर इसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाती है। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में एक मैं जनरलाइज ट्रीटमेंट आपको बताऊंगी कि आप घरों में क्या कर सकते हैं अपने बालों को फ़िट रखने के लिए। तो उसमें नंबर 1 चीज़ ये है कि अपने बालों को हमेशा साफ़ रखें। हमारी तरफ ये है, मिथ है कि हफ्ते में एक दफ़ा बाल धो लिए, ज़्यादा ना धोएं क्योंकि बाल ख़राब हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अपने बालों की जड़ों को, अपने बालों की स्कैल्प को साफ़ रखना ज़रूरी है ताकि वो उनको ऑक्सीजन मिले। और उसके अलावा बालों में अगर आप तेल लगा रहे हैं तो ज़रूर लगाएं, 1-2 घंटे के लिए लगा के उसको वॉश करें, उसको हफ्तों ना लगा रहने दें। फिर इसके अलावा अगर आप घर में अंडा या दही इस्तेमाल कर रहे हैं बालों में, वो भी एक अच्छी चीज़ है, बजाय इससे कि आप सैलून्स पे जाएं और वहाँ पे महंगी प्रोटीन ट्रीटमेंट कराएं। तो ये बेस्ट प्रोटीन है अंडा आप ज़रूर लगाएं बालों पे और उससे आपके बालों का टेक्सचर भी खूबसूरत होगा, बाल आपके ड्राई भी नहीं होंगे, रफ़ भी नहीं होंगे और मज़बूत भी होंगे। फिर इसके अलावा कुछ और हमारी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि घर में अगर आप शैम्पूज़ या साबुन यूज़ करें तो उसके लिए मेरा मशवरा ये होगा, जब भी आप शैम्पू ख़रीदें, कोई माइल्ड शैम्पू ख़रीदें और आपने दुकानदार से ये ज़रूर कहना है कि आपको सल्फ़ेट फ्री शैम्पू चाहिए। शैम्पू में अगर सल्फ़ेट्स हैं, जो मेजॉरिटी हमारे नॉर्मल घरों में इस्तेमाल होने शैम्पूज़ के अंदर मौजूद होते हैं, वो भी बालों को ख़राब करने और गिराने का बाइस बनते हैं। तो आप सल्फ़ेट फ्री शैम्पूज़ का इस्तेमाल करें और सैलून्स पे या घरों के अंदर डेली स्ट्रेटनिंग से, ब्लो ड्राई से और केमिकल लगाने से, हेयर डाई लगाने से थोड़ा इज्तनाब करें। बालों को रेस्ट दें, उसको अच्छे से बहुत आराम से ब्रश करें, उनको बहुत ही तरीके से उनको रखें तो बाल कभी भी आपके ख़राब नहीं होंगे। फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो जो मोस्ट कॉमन वजह है, मरीज़ को देखते ही हमें पता चल जाता है कि अगर उसमें खून की कमी है तो हम उसको खून की कमी पूरी करने के लिए मल्टीविटामिन देते हैं। और अगर तो उसको कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी है, हमने टेस्ट करा लिया है, टेस्ट नहीं कराया, हिस्ट्री ले ली है, उसके बाद आप कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स उनको स्टार्ट कराएं। और आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छी मल्टीविटामिन आ रही हैं जिसमें वो सारी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं उस ख़ास क्वांटिटी के अंदर जो हमें हेयर ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। जैसे कि बायोटिन है, उसके अंदर जिंक है, आयरन है, तो ये विटामिन B12, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन डी, कैल्शियम, ये कंप्लीट मल्टीविटामिन के अंदर मौजूद होती है। तो आपको एक मल्टीविटामिन एडवाइस की जाती है ताकि वो आप डेली बेसिस पे अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा अपनी डाइट पे ख़ास तवज्जो दें, डाइटिंग ना करें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, गोश्त, अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें। और उसके अलावा कुछ हेयर स्प्रेज होते हैं, हेयर स्प्रेस हम देते हैं उन पेशेंट्स को जिनमें हमें लगे
कि इनमें कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया चल रहा है। तो उनमें हेयर स्प्रेस जिनमें मिनॉक्सिडिल होता है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और हेयर स्प्रेस के अलावा कुछ शैम्पूज़ थोड़ा बहुत वो भी 1 से 2% फ़ायदा देते हैं। हेयर फॉल शैम्पूज़ और कुछ खुश्की के लिए जो एंटी फंगल शैम्पूज़ हम देते हैं वो भी मुफीद होते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं हेयर फॉल में। फिर हम आते हैं उन ट्रीटमेंट्स की तरफ जो कि ज़्यादातर जिसको प्रोसीजर कहते हैं, जो क्लिनिक्स पे आजकल की जाती हैं। उसमें सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है पीआरपी। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को कहते हैं। इसके अंदर ये बहुत ही अच्छा तरीका इलाज है और स्पेशली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो मर्दाना गंजपन है उसके लिए, और जो जनाना गंजपन आ जाता है हार्मोन्स की वजह से, उसमें ये बहुत ही बेहतरीन तरीका इलाज है। इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। इसमें आपका अपना ही खून लेके उसमें से वाइट ब्लड सेल्स को अलग किया जाता है और प्लेटलेट्स को अलग करके उनको दोबारा आपके ही स्कैल्प में इन्फ्यूज़ कर इंजेक्शन के थ्रू डाल दिया जाता है। ये एक नेचुरल मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए बाल रीग्रो करना शुरू करते हैं। शुरू के 2 सेशन में बालों का गिरना बंद हो जाता है, इनकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है और फिर 3 से 4 सेशंस के बाद बाल उगना शुरू हो जाते हैं। पीआरपी के अलावा भी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट है। हेयर ट्रांसप्लांट भी एक अच्छा तरीका इलाज है और ये लास्ट रिजॉर्ट है। अगर तो पीआरपी से ना हुआ, अगर तो हमने ट्रीटमेंट्स थी मेडिकल ट्रीटमेंट उससे ना हुआ, तो फिर सबसे आखिरी और बेहतरीन तरीका इलाज तो हेयर ट्रांसप्लांट ही है। हेयर ट्रांसप्लांट भी मुख्तलिफ़ किस्म के आजकल अवेलेबल हैं और ईज़िली अवेलेबल हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा जो एक एडवांस तरीका इलाज आजकल आया हुआ है उसको हम कहते हैं स्टेम सेल या रीजेनरा। ये बहुत ही अच्छा एक तरीका इलाज है। इसमें आपकी अपने ही आपके जो नॉर्मल बाल हैं सर के ऊपर, वहाँ से टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े लिए जाते हैं, उनको हम प्रोसेस करते हैं और उन्हीं को इंजेक्शन के थ्रू आपके जो बालों से खाली एरियाज़ हैं उनमें दोबारा लगा दिया जाता है। ये भी एक नेचुरल मैकेनिज़्म है क्योंकि आपके अपने ही बाल लिए जा रहे हैं, उनको उन जगहों पे लगा रहे हैं जहाँ पे बाल नहीं है, तो इसमें कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका इलाज है जिससे बाल बड़े खूबसूरती से उगना शुरू हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक से थोड़ी आगाही मिली होगी कि हेयर फॉल की वजूहात क्या हैं और इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।